हर एक के जन्म कुंडली में एक बार राजयोग बनता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि वो राजा क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उस चीज की वेट करता रहा, लेकिन उसने कभी कोई उसके लिए एफर्ट नहीं डाला, कर्म नहीं किया। ये पहले भी होता था, लोग हवन करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, बीमारी को पहले ही खत्म कर दो। सुबह भी किसी बच्ची से बात हो रही थी, ऑफ माय पार्टिसिपेंट, शी सेड, बोली अचानक से ना आवाज आनी बंद हो गई। ध्यान में चले जाना, अपने ध्यान में चले जाना, नॉट इन द ध्यान ऑफ दैट वॉइस। कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये जिन वाला कॉन्सेप्ट बहुत आराम से मिल जाएगा। बड़े बाबाज, दे कैच द जिन्स एंड दे यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ ये तंत्र एंड एवरीथिंग। व्हाट इज अ वॉक इन सोल? वॉक इन सोल क्या होता है? सोल्स तो अभी भी बहुत सारी है, तो क्यों उस समय कोई सोल आपको पोजेस नहीं करेगी? कोई भी सोल आपको तब पोजेस करती है जब आप अपनी बॉडी की अवेयरनेस छोड़ना शुरू करते हैं। अब बाहर फिजिकल दुनिया में जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, वहां उनके पास भी आंसर नहीं है। वो तो आपको एक एस्केपिज्म का रास्ता बता रहे कि आप हवन कर लो, या कई लोग जैसे तांत्रिक होते हैं, कई लोग ये सब होते हैं, तो ये पोजेस कर लेते हैं उन सोल्स को। Welcome back everyone to the next episode on past life regression. It's a great day and we have our guest here today with us. और हम इस एपिसोड में अपने पुनर्जन्म के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, लाइनेज के बारे में और पितृदोष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये कैसे हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, हम क्या इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। और हमारे साथ आज फिर जुड़ी है हमारी गेस्ट रिचा द एनर्जी अल्केमिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स ऑलवेज बीन अ वंडरफुल प्लेजर हैविंग यू हियर। आज का एपिसोड हमारा ज़्यादा फोकस करेगा जेनजीज के ऊपर, हु प्रॉबली नो अबाउट दिस, एंसेस्टर्स, पूर्वज के बारे में जानते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज दे वांट टू बी seen as modernized and don't want to accept it, but we would want them to understand what this is and if there are any patterns in their life which are troubling them, so to identify them first, to make them understand with the help of Richa कि ऐसा कुछ होता है, right? There is something called past life which we have talked about. पितृदोष specifically क्या होता है, how does it impact, and how do you identify these, right? So with Richa, I would share my understanding just to start. मेरे हिसाब से whatever I have spent time with you and identified and talked about souls and I understand now what it is, तो क्या ये हमारे ancestors, जो पूर्वज हैं हमारे, जो नहीं रहे, तो उनकी souls हैं जो अभी तक किसी और soul में, किसी और body में नहीं गई हैं, they haven't found a home, and or they're troubled with something, right? So उसकी वजह से अभी current generation या generations have been in trouble. It could be health, again it could be finance, it could be multitude of things. So is that understanding right, or is there something else to this? So कुछ चीज़ें आपने जो बोला वो करेक्ट है और कुछ चीज़ें करेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पितृदोष के बारे में और पितरुओं के बारे में। तो जैसे आपने बर्थ लिया एज अ सोल इन दिस बॉडी, तो आप आने वाली चौथी जनरेशन के लिए विल बिकम अ पितृ, एंसेस्टर हो जाएंगे ना आप उनके। तो आप एंसेस्टर एट द एंड बनेंगे। अब इस लाइफ में एज अ ह्यूमन आप गगन एज गगन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर्टन मिस्टेक्स यू विल डू, certain good things you will do. The mistakes which are being repeated, they become into a dosh. Dosh is nothing. The word dosha means a mistake. A mistake which is constantly being repeated by you as a human. अब वो आपके जो संस्कार है, मैंने एक और एपिसोड में भी बोला था, more than the density of the दोष, it is the imprint of the दोष. तो जब हम दोष की बात करते हैं, इट इज़ लाइक एन इम्प्रिंट जो बार बार आप कर रहे हैं। अब आपको आपके बेटे ने देखा वो चीज़ करते हुए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी करेगा। उसमें आपने जेनेटिकली उसको कुछ पास नहीं किया, आपने संस्कार फॉर्म में पास किया। अब उसका बेटा भी वही गलतियाँ करेगा, नॉट मे बी दैट एक्सट्रीम बट अ लिटिल बिट, बट द इम्प्रिंट विल स्टार्ट गेटिंग मोर ग्रेव एंड ग्रेव बाय एवरी जनरेशन पिकिंग अप दैट मिस्टेक। तो अब हम बोलते हैं पितृ का दोष है। पितृ ने एक चीज़ क्रिएट की, मे बी इन हिज अंडरस्टैंडिंग वो ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। यस। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपने परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आंसर होगा नहीं। तो आपने अपने, अगर आज आपकी जो भी एज है, उस एज में आने तक आपने जो भी काम किया, क्या आपका इंटेंशन कभी ये रहा कि आप अपनी फैमिली को
वो चीज़ें ना दे, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका पूरा जीवन अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने में है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आप अपने बच्चों को पेन देंगे एट एनी फॉर्म? तो हम जब कहते हैं पितृ दोष दे रहे हैं, मतलब पितृ पेन दे रहे हैं, तो क्या आपने कभी इंटेंशनली कोई पेन देना चाही है अपनी फैमिली को? नहीं। तो इसका मतलब आपके पितृ भी आपको पेन नहीं दे रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आपके पितृ ने कोई ऐसी चॉइस की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ आ रही है। मतलब अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसी मिस्टेक की जिसका इम्प्रिंट मेरी लाइफ में भी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है जो लोग नहीं समझते। वाई वुड आई बी बॉर्न इन अ पेनफुल फैमिली? एज अ सोल आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट कि इस लाइनेज में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे इस दोष का पार्ट मिलेगा, क्योंकि कर्मा एक लेवल पे नहीं होता। कर्मा ऑल्सो हैपन्स ऑन 3, इट इज डिवाइडेड। फर्स्ट इज योर कर्मा एज अ सेल्फ, सेकेंड इज योर फैमिली कर्मा, एंड थर्ड इज योर होल सोशल कर्मा। तो आप सोसाइटी से भी, तो जब आप कोई भी कर्मा करेंगे एज अ मेल, आपका वो कर्मा का हाफ पार्ट आपकी फैमिली को मिलेगा। आप पूरा कर्मा खुद नहीं भोगेंगे, क्योंकि अर्थ यूनिवर्स में हर चीज़ डिवाइडेड है 2 में। तो जो आप एनैक्ट कर रहे हैं उसका हाफ आपको मिलेगा, आपका बाकी का हाफ एज अ मेल आपके फैमिली को मिलेगा। अगर यही फैमिली हियर इज इवन माय पेरेंट्स इफ दे आर यस अलाइव एंड माय किड्स। यस, ऐसे बोलते नहीं है कि इसका बेटा है, देखो कितने अच्छे दोनों को कर्म। मिलेगा। द फैमिली मींस इट्स बोथ वेज, Yes. नॉट ओनली द फैमिली आई हैव क्रिएटेड, द फैमिली आई कम फ्रॉम आल्सो। यस। Okay. अब जो आपकी वाइफ है वो जो भी करेंगी वो आपको आधा वो अपने लिए रखेंगे, आधा आपके लिए आएगा। तो अब जब हम लाइनेज की बात करते हैं, आप दोनों ने मिलके एक परिवार को जन्म दिया। अब वो परिवार में दोनों के मिस्टेक्स भी ऐड होते चले जाएंगे, नॉट ओनली द गुड कॉन्ट्रीब्यूशंस बट द पार्ट्स विच यू कुड नॉट आइडेंटिफाई वर रॉन्ग। तो वो धीरे धीरे चल के वो लाइनेज में चलता जाएगा, नॉट इन द जेनेटिक फॉर्म बट इन द संस्कार फॉर्म। तो अब मेरे को अगर लगता है कि मेरे इस लाइफ का पर्पस है कि मुझे यही लेसन सीखना है और उसमें मुझे यही कर्म को करते हुए इस फैमिली का कर्मा ब्रेक करना है, कर्मा का साइकिल ब्रेक करना है, तो मैं उस फैमिली में बर्थ ले लूंगी उस पितृ दोष को ब्रेक करने के लिए। सो पितृ दोष एक तो हुआ कि इट स्टिल 4 generations till the 4th generation. Because you will only die and become an ancestor after the 4th generation. Right. So, for example, my great grandfather and I am suffering because of that Pitru dosh, for example, right? And I don't do anything about it. We'll come to कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं. Is there a solution to it? But say, for example, I don't do anything about it, right? And I also move away from this world, right? I also have to go someday. So now it will continue. दैट पितृदोष, एक तो मैंने जो क्रिएट किया वो तो जाएगा ही आगे, राइट? पर कोई बहुत ग्रेव नहीं होगा तब तक दोष भी नहीं बनेगा। पहले तो ये समझो हर चीज पितृदोष नहीं होगा। कोई ऐसी चीज जो आपने क्रिएट कर दी अगेंस्ट द ऑड्स, अब वो आपका एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आप किसी के पास जाते हैं और आपको पंडित बोलता है कि आपके ना घर में लड़कियां, मतलब समटाइम्स इट इज लाइक देयर ओनली गर्ल चाइल्ड, तो बोलते हैं कि हमारी जनरेशन खत्म ना हो जाए, क्या हमें लड़का होगा क्या? तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां इसलिए नहीं हो रही हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो पितृ दोष है। मे बी आई एट सम पॉइंट फेल्ट दैट अरे मेरी लड़कियां होती तो। अब यही एक इमोशन मैं बार बार फीड कर रही हूँ कि वो इम्प्रिंट इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे लड़कियां ही चाहिए, तो मेरी 4th जनरेशन में सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही हो रहा है। सो कई बार होता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि पितृदोष ही हो, बहुत मुश्किल ही होता है ऐसा शायद होना, बट आप जनरली आजकल तो फैशन बन गया है, एवरीबॉडी विल टेल यू पितृदोष ही। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि आप जैसे यहाँ पे जयपुर के आगे कोई जगह है जहाँ पे ब्रह्मा टेम्पल है, कहते हैं ओनली ब्रह्मा टेम्पल दैट इज देयर, जहाँ पे आप जाओ तो पंडित कहते हैं आप पितृदोष हटवा लीजिए, 1100 रुपये देके पूजा करा लीजिए। या एक शायद कहीं उड़ीसा में भी है जहाँ पे कहा जाता है कि आप पितृदोष हटवा सकते हैं या हटवाए, बट वहाँ पे जनरली पंडित क्या करते हैं कि आप आ जाओ 1100 रुपये दो, पितृदोष हटा लो। सो मे नॉट नेसेसरली कि आपको पितृदोष है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप पितृदोष है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ आपके जनरेशन वाइज चल रही हो वो दोष है। मतलब आपके फादर ने बिजनेस किया, उनका वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, नुकसान हुआ। आपने किया, आपके लाइफ में भी वो सक्सेस नहीं हुआ। आपका बेटा भी कर रहा है, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो मे बी देयर इज एन, इफ वी लुक एट द बर्थ चार्ट, मे बी वी कैन आइडेंटिफाई एंड से कि अच्छा यहाँ पे पितृदोष है।
तो अब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो दैट कैन, इफ देर इज इफ द बर्थ चार्ट्स आर टेलिंग, then we can identify, but then that lineage or that particular pattern, your father, your son, all of you are experiencing the same thing, is a part of that pitru dosh. तो ये आपकी जन्म कुंडली से पता लग जाएगा कि पितृदोष है कि नहीं. बिल्कुल पता लग जाए. तो उसके बाद व्हाट आर द काइंड ऑफ ट्रबल्स दैट यू फेस जनरली? एक तो आपने बताया कि पैटर्न है कि बिजनेस, एग्जाम्पल आप जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ना आपके ग्रैंडफादर सक्सेसफुल हुए, फिर आपके फादर ने शायद वही बिजनेस कंटिन्यू करने की कोशिश की, चेंज कर गया, नया कुछ किया, नहीं हुए, फिर आपने किया, नहीं हुए, देन यू पास्ड ऑन इट टू योर सन एंड ही इज ऑल्सो नॉट. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. एनी अदर एग्जाम्पल्स की, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस कि फैमिली में कहते हैं ना कैंसर इज हैपनिंग, या मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इज दैट ऑल्सो पैटर्न? not necessary, sometimes it can be a bad marriage, या जैसे पूरी फैमिली में हर एक के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाना जो बॉडी वाइज हेल्दी ना हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या क्या बोलते हैं, एक तो मैंने आपको बिजनेस का बोला, लड़के ना होना. क्योंकि देखिए लड़के का मतलब मैं यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, इट इज़ दैट बिकॉज अ मेल इज़ द हायर, ही कैरीज द जनरेशन. तो वो मेल नहीं होगा तो वो जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी. अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सोल अगर वो बर्थ में गर्ल चाइल्ड ही दे रही है, तो वो उसके कार्मिक साइकिल का पार्ट था, और उसने इसी फैमिली में इसलिए जन्म लिया जिसमें ये पितृदोष था कि लड़कियां लड़के नहीं चाहिए. दैट इज व्हाई ही बर्थ, बिकॉज ही हैज कम इन दिस पितृदोष फॉर्मेट टू कंप्लीट दिस लाइनेज. सो हर एक का पर्पस आइडेंटिफिकेशन अलग अलग हो सकता है, बट वी एज ह्यूमंस ऑलवेज बोलते पितृदोष, पर हम पितृदोष के पीछे पास्ट लाइफ का रेलेवेंस नहीं देखते ना, कि वो क्यों दोष लेके आएगा, क्यों मैं उसी चीज को इसी फैमिली में ऐसा करूंगी. इफ आई माई जॉब, सी एवरीबडी, मैंने बोला ना आधा कर्मा आपका है, तो आप वो कर्म ही क्यों करेंगे जिसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो एक आपने एग्जांपल दिया कि कभी किसी ने बोला होगा कि हमारे तो घर में लड़कियां ही होती रहती हैं, लड़के, तो मे बी दैट इज कैड ऑन. आप अभी कई फैमिलीज होती है जनरेशन ऑन जनरेशन दे ओनली हैव बॉयज, राइट. अब वो लोग कहते हैं हमारे घर तो लड़की नहीं हो रही, लड़की नहीं हो रही, लड़की नहीं हो रही, पर उनके घर फिर भी नहीं होती. सो इज इट दैट मे बी इट विल, एंड आई हैव आल्सो नाउ व्हेन यू आर सेइंग आई हैव आइडेंटिफाइड, आई नो पीपल जिनके जनरेशंस में, जिनके मेरे डायरेक्ट फ्रेंड्स और उनके आगे कजन्स, सबकी फैमिली, सबकी शादी हो गई, मेरे फ्रेंड्स के सबके घर लड़का हुआ, उनके आगे भी लड़के हो रहे हैं. अब एक फैमिली में लड़कियां ही हो रही. हाँ. So is that the pattern is broken or maybe now the pattern is broken, that is why there is a shift. पहले अगर सिर्फ लड़के ही लड़के हो रहे थे और अब लड़कियां आनी शुरू हो गई हैं, the pattern has already been broken. तो इसके लिए what is the solution? एक तो है कि जनरली इंडिया में होता है हमारे धर्म में कि हम बचपन में ही कुंडली 80-90% ऑफ पीपल बनवा लेते हैं, राइट. तो उसमें ही अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो इट इज़ बेटर कि जैसे कहते हैं ना, आप बीमारी को पहले ही खत्म कर दो. सो अगर ये आइडेंटिफिकेशन आ गया जन्मपत्री में, सो कैन दैट बी? देखो पितृदोष कुंडली में आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन जब तक आपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, आप ऐसे मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एग्जांपल बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे. हर एक के जन्म कुंडली में एक बार राजयोग बनता है. अब मेरा क्वेश्चन है कि वो राजा क्यों नहीं बनता. वो सारी जीवन वेट करता है कि मेरा राजयोग का पीरियड आने वाला, मेरा राजयोग का पीरियड आने वाला है, तो वो उस टाइम पास हो जाता है, तो वो राजा क्यों नहीं बनता. क्योंकि वो उस चीज़ की वेट करता रहा, लेकिन उसने कभी कोई उसके लिए एफर्ट नहीं डाला, कर्म नहीं किया. तो इसी तरह से अगर हम पितृदोष की भी बात करें, जब तक आप वो कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके सामने वो सिचुएशन ही नहीं आएगी कि वो दोष बना कैसे. तो आप भले ही पहले कितना भी प्रिकॉशन ले ले, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू. भगवद गीता हैज सच अ ब्यूटिफुल सेइंग अबाउट इट कि यू हैव टू डू योर कर्मा. अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो वो दोष है आपके जीवन में, तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा ठीक कहाँ करना है. सो इवन टू लेट दैट दोष टेक इट्स फुल सर्कल, ऐसे समझ लीजिए पेड़ से फल तभी गिरेगा जब वो पक जाएगा. अगर आप पहले तोड़ लेंगे तो आपको उसको पकाना पड़ेगा, पर अगर पक गया तो उसको गिरना ही पड़ेगा. सो इवन द दोषा हैज टू कम टू अ फुल सर्कल. तो इसका आइडेंटिफाई हो गया, फॉर एग्जांपल यू वेंट थ्रू योर लाइफ एंड यू आइडेंटिफाइड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स की है ऐसा, तो अब सोल्यूशन क्या है इसलिए, मतलब व्हाट कैन पीपल डू? एक तो आजकल जो चला हुआ है, या पहले भी होता था, लोग हवन करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे,
उससे हट जाता है या देयर इज अ वे और अ प्रोसेस? अगर हट सकता तो आई थिंक हज़ारों लोग हवन करवा चुके हैं, हज़ारों लोग पूजा करा चुके हैं, बट पेन नहीं गया। तो ये क्वेश्चन उनको खुद से ही पूछना चाहिए कि आर दे ट्राइंग टू क्रिएट एन एस्केपिज्म विद दैट कर्मा? अगर सोल ये लेके आई है तो इसका मतलब उसके पास ये पावर तो है ना कि उस चीज़ को ओपन कर सकती है। बट अगर आप इन चीज़ों के पीछे हाइड करके एस्केपिज्म क्रिएट करेंगे तो कभी आप अपने सोल की पावर जान भी नहीं पाएंगे। एंड आपको मैं बताऊं, 60% लोगों की लाइफ में पितृदोष होगा, काल सर्पयोग दोष भी होगा, कुछ कुछ ऐसे दोषास हैं जो सबकी लाइफ में होते ही हैं, लेकिन आपको उसके थ्रू पास होना पड़ेगा टू कंप्लीट दैट साइकिल। इट्स लाइक यू मेड अ सर्किट बट यू हैव नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी, विल द लाइट गेट ऑन? सो फॉर दैट यू हैव टू स्विच ऑन। सो हम बिना स्विच ऑन किए उस चीज़ में कर ही नहीं सकते। बहुत लोग पितृदोष की पूजा कराते हैं, नहीं मिलता सोल्यूशन। बहुत लोग हवन कराते हैं, मतलब गया जी जाते हैं, दे डू एवरीथिंग दैट हैज़ अ रेलेवेंस कि आपने अपने पितरों को मुक्ति दे दी। मुक्ति का मतलब है कि आप रुकिए मत, गो ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। अब आपने शुरू में बोला कि क्या वो बैठे हुए हैं, दे आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग, दे हैव ऑलरेडी गॉन फॉर अ न्यू साइकिल। तो जब दोष रह गया, हाँ, दोष इम्प्रिंट रह गया, यानी उनकी अगली जर्नी शुरू हो गई। आप उसका रीजन है कि आपके पास वो चाबी भी है उस इम्प्रिंट को मिटाने की, बट आप तो खाली दोष लेके बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इफ यू आर ऑल द डे डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम, आर यू गोइंग टू, इज योर माइंड गोइंग टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर इट? So dosh also is the same thing. If you are only saying to yourself that it's a problem in my family, it's not going to give you a solution. क्योंकि आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा ना यूनिवर्स में कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढे आदमी, कैसे पता लगेगा उसको? आफ्टर ही इज आइडेंटिफाइड, राइट? सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, नोइंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, देन यू कैन लुक एट द सोल्यूशन। सो अब उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस फैमिली के कोड ब्रेकर है, तभी आप आइडेंटिफाई करें, आप वो बर्थ चार्ट में लेके आए हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपके पास्ट लाइफ में, मैंने कई बार बोला है, भगवत गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान है। अब ज्ञान आपके मेडुला में ऑलरेडी स्टोर्ड है कि आप इसी चीज़ का, दोष का आपके पास आंसर भी है, पर ना तो आप मेडिटेशन करते हैं, ना आप सेल्फ से कनेक्टेड हैं। अब बाहर फिजिकल दुनिया में जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वहाँ उनके पास भी आंसर नहीं है। वो तो आपको एक एस्केपिज्म का रास्ता बता रहे कि आप हवन कर लो या पिंडदान कर दो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वो आ रही है। तो आप पहले तो खुद से सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, लेट योर मेडुला ओपन दैट नॉलेज फॉर यू, वे यू ऑलरेडी हैव दैट आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कनेक्शन एंड मेडिटेशन। सो दैट इज व्हाट दे हैव टू डू। और इज देयर अ टाइम रेंज कि अब जैसे पीपल आर लिसनिंग टू अस एंड इवन आई एम गेटिंग दैट क्वेश्चन कि ओके, से फॉर एग्जांपल मेरा आइडेंटिफाई हो गया, लेट मी टेक मी माय सेल्फ एज एन एग्जांपल, नाउ आई कीप डूइंग मेडिटेशन एंड ट्राई एंड सर्च, एंड आई नो इट्स नॉट इजी बिकॉज आई एम सेइंग कि हमने देखा है गौतम बुद्ध और कई ऐसे हमारे हैं हिंदू माइथोलॉजी में जिन्होंने सालों लगा दी मेडिटेट करते हुए। सो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ व्हेन एवर यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। तो अभी मैं कुछ समय पहले बात कर रही थी, आज सुबह भी किसी बच्ची से बात हो रही थी, ऑफ माई पार्टिसिपेंट, शी सेड मान आपके मेडिटेशन में ना ऑडियो में प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला अच्छा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा इतने सालों से लोग कर रहे हैं वही मेडिटेशन, क्या प्रॉब्लम है? बोली अचानक से ना आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो मेडिटेशन का सिंपल थंब रूल है सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। अब आपका ध्यान, जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप एक साउंड सुन रहे हैं और साउंड सुनते सुनते अचानक आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सुनना बंद हो गया, तो आपने एक्चुअली सेल्फ कनेक्शन कर लिया। पर फिर आपको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज होता है कि आपका कनेक्शन छूट गया है, किससे? उस वॉइस से। जबकि प्रक्रिया थी उसके अंदर ही जाने की, वो आवाज़ खाली एक टूल था। तो अब आपका जब यूनिवर्स या आपका जो मेडुला है, या तो यूनिवर्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तब आप ट्रांस में उस प्रोसेस में जाते हैं, या फिर आपकी खुद के मेडुला से कोई फाइल ओपन होनी है तब। लेकिन अगर आप हर समय एक्टिव इनएक्टिव करते रहेंगे तो आप उस प्रोसेस को अपने तक पहुंचने नहीं देंगे। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल ऑफ मेडिटेशन इज़ व्हेन इवन आप जब कोई भी साउंड लेते हैं, वॉइस लेते हैं, या किसी की मेडिटेशन उठाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो वो कुछ क्षण के लिए ही आपके साथ होनी चाहिए, उसके बाद आपको खुद के साथ होना है।
सो दैट इज द राइट वे ऑफ मेडिटेटिंग. ध्यान में चले जाना, अपने ध्यान में चले जाना, नॉट इन द ध्यान ऑफ दैट वॉइस. तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ओपन होनी शुरू हो जाती है. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ एवरी सोल. So is there again coming back to the time क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि अभी I was traveling and I was in Thailand and at the Big Buddha there was this monk who was doing this meditation. मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं और जो आप बोल रहे बिल्कुल वैसा ही हुआ. सो उन्होंने पहले हमें आंखें खोल के 4 स्टेप्स बताए कि क्या करना है. आंखें खोल के 3-4 बार प्रैक्टिस कराए. उसको बोला आप लोग आंखें बंद करके ध्यान करिए और आई विल कीप सेइंग 1 2 3 4 और आप वो 1 2 3 4 स्टेप्स करते रहिए. तो कुछ देर बाद वाइल हाउ डू आई नो दिस इज बिकॉज मेरा कोई वीडियो बना रहा था बिकॉज वी आर अ फैमिली देयर और he was saying 1 2 3 4 but after some time I could not hear it and I was like really he was saying 1 2 3 because I was somewhere else. And then he said after some time he said okay now slowly open right. वो भी उसने 3-4 बार बोला, उन्होंने 3-4 बार बोला मॉन्क ने. उसके बाद I could come back and hear it. So actually that is pure gold, that is the nectar, that is the connection. और वही कनेक्शन हम नहीं ढूंढ पाते. हम पता नहीं कौन से प्रोसेस ब्रीदिंग. अब आपको उस समय ये भी पता नहीं होगा आपकी बॉडी है, आपको अपनी ब्रीथ के बारे में नहीं पता होगा, आपको साउंड के बारे में नहीं. उसको बोलते हैं निशब्द स्टेट ऑफ your consciousness, where you cannot hear the sound, where you cannot feel the body, where you cannot feel the mind, where you cannot feel the surroundings. Because I think आप भी गए होगे, आपने सुना होगा बिग बुद्धा is like one of the places very famous और वहाँ पे there were hordes of people and there was noise, right? I know. But I could feel it when I looked at the video later. I could see that there was so much of noise. Kids were there, kids were shouting, playing and whatnot. But I was for some moments, I don't know how much, 2-3 minutes maybe, I was completely gone. I do not, और गर्मी भी थी वहाँ पे, so I was not feeling it, the heat. I was not listening to the noises. That's the pure state of consciousness. So that is what you have to do and then he woke us up. So and even जो उन्होंने आपको उठाया होगा वो आप एकदम से नहीं उठ पाए होंगे. नहीं उठे. तभी बोलो जब वीडियो में उन्होंने कहा now slowly we'll come back, right? And I'll again repeat, please come back from where. अब ये बात आपके जैसा लॉजिकल इंसान बोल रहा है जो एक कॉर्पोरेट लाइफ जीता है, तो आप हमेशा आपका माइंड अलर्ट रखते हैं. तो सोचिए कि आपके इतने अलर्ट माइंड में भी आप उस स्टेट में चले गए. And suddenly it happened. Yeah. I felt that I should do it. I did it. And then some of my family members. और आप कभी भी देखिए जब आप लॉजिकली मेडिटेशन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे ना, आप कभी आप उस स्टेट को नहीं अटेन कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड उस प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहा है. सो मेडिटेशन इज नॉट अ कोशिश, इट इज जस्ट अ स्लिप ऑफ गोइंग इनवर्ड. It's like you just slip. So to conclude for this topic that we're talking about today, तो main एक तो identify, उसके बाद it's about meditating and connecting with self and then slowly. Because आपकी सोल बर्थ लेगी क्यों? क्योंकि अगर आपको देखिए हमने एक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था पॉडकास्ट में सोल एक्सपेंशन. अब आपकी सोल उस दोष को लर्निंग थ्रू दिस मिस्टेक योर ओन पावर is also a form of expanding yourself in this life. तो आप जब तक expand नहीं करेंगे तब तक आप खुद के बारे में नहीं जान पाएंगे. So solution is primarily meditation and connecting. Self connection. So that's the conclusion that we have for ये पितृदोष के लिए कि आप meditate करिए, connect करिए and then identify and वैसे आप उस pattern को break कर देंगे, release कर देंगे. So thank you उसके लिए. एक और मेरे को काफ़ी मतलब आपसे जुड़ने के बाद काफ़ी हमें लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कुछ टर्म्स पूछते हैं लोग. एक हमने कोई सोल्स के ऊपर एपिसोड किया था तो उस पर किसी ने पूछा कि हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ अ वॉक इन सोल क्या होता है. इज इट रियली सम टर्म और it happens, होता है क्या? It happens and it doesn't happen like quite often. It's not a frequent this thing, but it happens. तो soul walk in जैसे टर्म ही बोल रही है, कोई soul walk in कर गई मतलब आपके अंदर walk in कर गई. अब एक होता है possess करना और एक होता है walk in करना. walk in possess करने में होता है आपकी soul ऑलरेडी है और किसी और वाइब्रेशन की soul ने आपके अंदर वो कैप्चर कर लिया, कैप्टिवेटेड योर बॉडी. तो उसमें आपकी सोल भी अंदर है और उसकी सोल भी अंदर है. लेकिन वॉक इन सोल में द सोल इज एग्जिटिंग एंड अनदर सोल इज कैप्चरिंग द बॉडी. ओके. मतलब आपके हो सकता है लाइफ का एक ऐसा पॉइंट हो आपको लगे मेरे से नहीं हो रहा,
आपने डिसाइड किया एज अ सोल कि अब मैं नहीं करना चाहता कंटिन्यू, बट देयर आर स्टिल टाइम लेफ्ट ऑन द अर्थ फॉर यू. सो नाउ एज अ सोल यू फील कि नहीं मुझे नहीं हो रहा है, एंड सम सोल इज स्टिल वेटिंग कि मुझे अगर एक बॉडी मिल जाए एंड आई वांट टू कंटिन्यू. सारी सोल्स वापस नहीं जाती हैं बिकॉज सम ऑफ देम हैव बिकम सो ह्यूमन इन देयर एक्सपीरियंसेस दैट दे कीप ऑन वेटिंग. जैसे हम एक ह्यूमन स्पेस में वर्ड है डिज़ायर. तो जब जैसे हम बहुत डिज़ायरफुल स्टेट में हो जाते हैं तो सोल अपनी लाइफ को भी ह्यूमन लाइफ के जैसे ही देखने लग जाती है. तो जब वो सोल्स वेट कर रही होती है तो इफ समबडी एट दैट पॉइंट इज एग्जिटिंग एंड द बॉडी स्टिल हैज टाइम ऑन द अर्थ, दे चूज दैट बॉडी एंड दे enter that body, but by that time that soul has gone, the first soul has gone and the second soul is entering. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोल चली गई है और ये आ गई है? आपको बॉडी तो सेम ही दिखेगी, है ना. आपको आवाज़, पहली बात तो आवाज़, कईयों की आवाज़ चेंज हो जाती है, कईयों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें मेमोरीज नहीं होती हैं. जो आप मतलब मान लेते हैं, सपोज आई एम रिचा, so if somebody says I feel I cannot live this and some else soul wants to come in, so as richa whatever I have experienced in this life, there will be no memories to that body. The soul has already gone with the memories. Now this soul who enters will bring in its memories, so maybe they will not recognize their parents only. मतलब घर में है, अगर मान लेते हैं कि so this can happen suddenly to anybody, very rare though, very rare. या मान ले कोई एक्सीडेंट हो रहा है, हाँ मैं वही आ रहा था कि अचानक से, it was not destined, but that हो person, गया और suddenly हम कहते हैं ना इसको पुराना कुछ याद नहीं है. हाँ, so is that could be a, yes, okay, that could be a walk-in soul. अभी लाइफ है, मेमोरीज नहीं है, वो बातें अजीब सी कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उसमें सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होंगे अगर वॉक-इन सोल. so इसमें would we know कि ये किस सोल का कर्मा था जो उस बॉडी को एक्सीडेंट में इतना दर्द और ये सब सहना पड़ा? अब कोई चीज़ कई बार अनफोर्सीन भी हो जाती है. इट इज़ नॉट डिस्टाइंड, इट वाज नॉट लाइक, कहते हैं ना होने के लिए होना था, होनी नहीं थी वो, बट दैट पर्सन वाज एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस, एंड इट सो हैपेंड दैट देयर वाज अ सोल आल्सो प्रेजेंट. दैट्स व्हाई आई सेड इट इज नॉट लाइक, इट्स लाइक अ रेयर इंसिडेंट. इट इज नॉट लाइक कॉमनली हो जाता है. जैसे आप बोलो ना कि कोई सोल ने मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया, ऐसे कोई कॉमन नहीं हो जाता कि आप, सोल्स तो अभी भी बहुत सारी है, तो क्यों उस समय कोई सोल आपको पोजेस नहीं कर लेती? बिकॉज आपने अपनी बॉडी की अवेयरनेस नहीं छोड़ी है. कोई भी सोल आपको तब पोजेस करती है जब आप अपनी बॉडी की अवेयरनेस छोड़ना शुरू करते हैं. मतलब आपकी वाइब्रेशन लो होनी चाहिए, अवेयरनेस लेवल बहुत लो होता है, प्लस फियर होगा, एक्सेसिव फियर, तब आपका कंट्रोल छूटता है, उससे पहले नहीं. तो जैसे वॉक इन सोल की बात करते हैं, तो वॉक इन सोल में वो इंसान अपनी कॉन्शियसनेस में है, बट ही इज़ नॉट रेडी टू. अब मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ, उस समय वो, उसको इतना फियर आ गया, वो कह रहा है मेरे को ये, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. मे बी द फियर कि भाई मेरी बॉडी बहुत डैमेज हो गई है, मे बी मैं इस बॉडी को कैसे कैसे जीऊँगा इस बॉडी में. एनीथिंग कुड बी द रीजन ऑफ दैट एग्जिट. सो इन आवर वर्ल्ड वी डोंट कॉल इट अ डेथ, वी कॉल इट एन एग्जिट. सो दिस सोल एग्जिट्स एंड दिस सोल एंटर्स. ठीक है, मेरे को बॉडी चाहिए क्योंकि वो सोल इतने टाइम तक इट इज़ नॉट एबल टू गो बैक बिकॉज इट इज़ इन दैट डिजायरफुल स्टेट कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे कैसी भी बॉडी मिले मैं कर लूँगा. अब नाउ इट गेट्स अ बॉडी एंड इट इज़ रेडी टू डू व्हाट इट वाज वेटिंग फॉर. But you as a human being would not know कि No, only the parents or the people who have seen that person very closely कि ये तो हरकतें वो नहीं है, बिहेवियर नहीं है, आवाज़ वो नहीं है, चॉइसेस वो नहीं, इवन फूड हैबिट्स बदल जाती है. But usually it cannot just merely happen कि आप रात को सोए और No, एक not सोल गया at all. दूसरा आ गया, वैसे नहीं होगा. Never, There never. has to be a thing that like a an process, accident, a हाँ, process कुछ होना which will happen. उसके बाद तो then you can identify that yes there was a walk-in soul that Yes, came in. yes. और ओरिजिनल सोल का उसमें क्या होता है कि वो दूसरी बॉडी में चली जाती है. नहीं, ओरिजिनल सोल एग्जिट कर जाते हैं, गोइंग बैक टू द सोल वर्ल्ड. Okay, and then it'll go and adapt another body or अगेन साइकिल. जनरली देखो, जब आप टाइम से पहले एग्जिट लेते हो तो आप वापस भी नहीं पूरी तरह से जा सकते. तो देयर इज अ वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड विच इज कॉल्ड लाइक एन असाइलम बोलते हैं ना, जैसे हम लोग उसको ह्यूमंस वर्ड बोलते हैं असाइलम. असाइलम का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ आपको बिल्कुल बिना कुछ करे रहना है. इट्स लाइक अ पनिशमेंट स्पेस वेयर एक्चुअली इट्स नॉट अ पनिशमेंट, बट अगर मैं आपको बोलूँ 10 सालों तक चुप रहना पड़े
तो आपको कैसा लगेगा? इट्स लाइक एन असाइलम, इट्स लाइक अ पेन. तो वो वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड्स एक स्पेस होती है जहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते. दे कैन नॉट टेक बर्थ, दे कैन नॉट गो बैक, सो दे हैव टू बी इन दैट प्लेस. वो टाइम उनको बिताना है. यस, जो उनका बॉडी का टाइम बचा था, बिकॉज उन्हें अपने कर्म तो नहीं किए. तो अब अगर वो ऊपर जाएंगे तो देन दे ऑल्सो नीड अनदर बॉडी. तो अब क्योंकि जब मेरे से गलती हुई है तो मुझे रियलाइजेशन तो आ ही जाती है, तो सोल को भी वो रियलाइजेशन होगी, तो वो ना करे गलती नेक्स्ट टाइम भी, इसीलिए उनको वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड्स रखा जाता है. सो दे कम बैक आफ्टर they will go back in the soul world after that period is over. Yes. Okay. And before that they cannot take that birth also. So is this also कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कर्मा से कि ये बहुत कम किसी के साथ होता है, या इट इज नथिंग टू डू विद कर्मा? नो, इट इज नथिंग, इट्स विद अ चॉइस ना. कर्मा भी तो एक चॉइस ही है भाई. मैंने कर्म किया, ये मैंने उस समय ये कर्म कर लिया कि मैं एग्जिट कर जाऊँ बॉडी को. अब ऐसी सोल्स कई बार क्या होता है कि कई लोग जैसे तांत्रिक होते हैं, कई लोग ये सब होते हैं, तो ये पोजेस कर लेते हैं उन सोल्स को, और फिर उनसे जो बीच में, हाँ, जो बीच में रह गई, ना जा पा रही है और ना वो है. नाउ समटाइम्स द सोल्स आर इन डिजायर स्टेट कि भाई मुझे मतलब कोई मिल जाए ऐसा व्यक्ति जो मुझे सुन सके एंड दे कैन हेल्प मी. सो समटाइम्स देयर आर पीपल हु प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मीडियमशिप्स जिसको बोलते हैं, या तांत्रिक लोग, ये लोग पोजेस कर लेते हैं उन सोल्स को. आप कश्मीर में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये जिन वाला कॉन्सेप्ट बहुत आराम से मिल जाएगा. बड़े बाबाज दे कैच द जिन्स एंड दे यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ ये तंत्र एंड एवरीथिंग. So this is for real? Yeah, this is go and So Kashmir. for me this was new कि एक soul exit किया, वो it's not gone back to the soul world, there is something in between and the tantrics probably get them and put them in somebody's body. They might not put them in the body. आप उनके पास जाओगे तो उनका जैसे आप उनके पास बैठोगे तो वो उनको सोल को जिन सोल को पकड़ा होता है वो उस लेवल तक उनको उनकी एनर्जी को यूज करते हैं दैट दे आर हेल्पिंग अदर ह्यूमन बींग्स टू गेन दैट. बिकॉज मैंने आपको बोला ना, ये जो यूनिवर्स का जो फंक्शनिंग है गिव एंड टेक पे, तो वो सोल को वो चाहिए कि उसके आंसर्स मिले, तो वो इंसान को क्या चाहिए, वो उसको नेम फेम चाहिए, वो उनको यूज कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Now I'm very excited after I know this, the new concept they talked about asylum. There's something between the soul world and the world that we are in, right? So going back to our previous topic, today we talked about Pitra Dosh. So for example, let's take my example again, right? मैंने Pitra Dosh identify कर लिया था. I was in the process of meditation and trying to get the dosh off. Now suddenly with me only this happens. Very unlikely though, but ठीक है, हो गया कि वो soul एक चली गई और दूसरी soul ने enter कर लिया. So क्या उससे वो सोल तो पितृदोष ले गई, सो इस नई सोल को तो कुछ पता नहीं है उस बारे में, तो will that पितृदोष be gone now? So the person who has carry forward will come to the next generation. मतलब मेरा पितृदोष मेरे साथ जो गया, अब ये सोल के ऑलरेडी दोषास है, ऑलरेडी वो किसी लाइनेज का पार्ट थी और उसके लेसन्स थे. सो एवरीबडी हैज देयर इंडिविजुअल लेसन्स. तो जो सोल गई, जो वॉक ऑफ कर गई, वो अपने कार्मिक साइकिल को लेके गई. अब इस लाइनेज में नेक्स्ट जनरेशन को जो आएगा, क्योंकि मे बी जो वॉक इन सोल आई है उसका पर्पस बर्थिंग हो ही नहीं. अगर वो बर्थ करती इस जनरेशन में, इस लाइनेज में, तो फिर अब कार्मिक अकाउंट शिफ्ट हो जाएगा. पर अगर बर्थिंग प्रोसेस ही नहीं हुआ तो फिर वो लाइनेज नहीं चल रहा. ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट लाइनेज ओनली. तो जो पुराना सोल गया है, इट मे कम बैक इन द फैमिली अगर मे बी, अगर पितृदोष नहीं हटा. मे बी द आइडेंटिफिकेशन, इट इज ऑल ऑन द सोल. हम बर्थ अपनी चॉइस से लेते हैं, खाली हम पितृदोष के लिए नहीं लेते. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद दोष. अब मेरे को लग रहा है कि ये दोष में मेरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बर्थ लूंगी. अगर मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस लेसन को सीखना चाहती हूँ, जैसे आप समझिए फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट है पर कई बच्चों को बहुत ईजी लगती है, तो अगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे लिए फिजिक्स बनी हुई है तो मैं नहीं करूंगी. So same way, even in this spiritual world, if I don't feel that this is the lesson I want to complete, then I might not take birth in that line only. Okay. So it's not necessary, it's a choice. So not necessary कि जो सोल गया और आया उससे आपको पितृदोष हट ही गया. नहीं, So not necessary. No. Maybe that is still incomplete. So somebody else in the next generation will birth. Now if this walk-in soul does not birth any children, तो पहले तो आपकी लाइनेज में वो दोष रहेगा ही रहेगा. दूसरा, हो सकता है आपकी लाइनेज ही ना रहे, क्योंकि अगर यही इकलौता बच्चा था तो That's it. Finish. अब आप देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि दोष है
तो सारे ब्रदर्स को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, किसी एक की फैमिली को ज़्यादा आ रही होगी। इसका मतलब वो इंसान, वो व्यक्ति ही डिसाइड करके आया कि मैं इस फैमिली का दोषा को कंप्लीट करूंगा थ्रू माई कर्मास। ओके, सो नॉट नेसेसरली दैट ये अगर ऐसा उसी बंदे के साथ हुआ तो पितृदोष भी था और सोल वॉक इन भी हो गया। करेक्ट। सो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर अबाउट इट एंड आई प्रॉब्ली थिंक दैट जो इस एपिसोड को देखेंगे वो भी क्लियर हो। सो thank you so much again, Richa, for joining us and clarifying all the questions we had, and again giving us so much of information, which we'll kind of try and digest and see how we can. I think this topic is a little overwhelming for everyone because, and there are a lot of misconceptions. Yes. So Pitru is in our Hindu mythology or Hinduism defined in a very different way. तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. सम पीपल माइट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, सम माइट नॉट बी, व्हिच इज फाइन बाय मी बिकॉज जो रियलिटी है वो नहीं बदलने वाली है ना. So I think our shooting these episodes is to give people more information and share the knowledge. और मुझे हमेशा एक ही चीज़ लगती है गगन, मैं इस एपिसोड के थ्रू एक चीज़ बोलना चाहूँगी. डोंट लिसन टू मी और समबडी, सी गो इनटू योर लाइफ एंड सी व्हाट इज इट रेजोनेटिंग विथ यू और नॉट. करेक्ट. तो हमारा इंटेंट वही है कि आप ब्लाइंडली हमें फॉलो ना करें, हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर या किसी को भी फॉलो ना करें. नॉलेज अंडरस्टैंड. आप उस नॉलेज को जाइए और जैसे पैटर्न्स की बात करिए हमने बहुत सारी कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली द सॉल्यूशंस रिचा हैज प्रोवाइडेड, प्लीज यूज देम एंड सी इफ इट हेल्प्स. सो आई थिंक दैट इज आवर इंटेंट. With that, thank you so much for joining us, and thank you, Richa, for joining us again.